स्वागत है आपका दोस्तों। मैं नौशाद खान और आप लोग देख रहे हैं RNA ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेज़ी किस प्रकार सीखी जाती है ये कुछ वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे टेंसेस के बारे में, ग्रामर का टॉपिक चल रहा था जो कि बहुत ही मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए, खासकर शुरुआत में सीखना। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने बात शुरू कर दी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। हम लोगों ने इसकी जो पहचान होती है, कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, उनके बारे में जानकारी की। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे हम लोगों ने देखी, पॉजिटिव सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनते हैं, इसके बारे में हम लोग बात की। आज का जो टॉपिक है, आज का वीडियो है, वो बनाया जा रहा है किस प्रकार प्रश्न बनाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके अंतर्गत जो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, उसको हिंदी में और इंग्लिश में आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आया हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो हम बात करते हैं प्रश्नवाचक जो वाक्य बनते हैं उनके बारे में। सामने है आपके इंटरोगेटिव फॉर्म्स। इंटरोगेटिव फॉर्म्स में आपको सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जैसा कि हम लोगों ने अब तक ये देखा था कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो हमको नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में नॉट है, उसके बाद में वर्ब है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये वाक्य बनाने सीखे थे। अब क्या होता है जब हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या प्रश्न बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जैसे सब्जेक्ट हम लोग काम में लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट काम में लेते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं और उसके बाद में मेन वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो इसकी ये पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट से भी पहले रखी हुई मिलेगी। तो जैसे ही हम लोग हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, तो ये चीज़ ये प्रश्न के फॉर्मेट में चली जाएगी, ये प्रश्न बन जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सूत्र क्या बनेगा। प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है या सूत्र है, उस सूत्र के में आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट काम में आएगा। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि अब तक हम लोगों ने जो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस देखे थे, उनमें आपका वाक्य है वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा था और हेल्पिंग वर्ब आपके वाक्य के बीच में आ रही थी, सब्जेक्ट के बाद आ रही थी। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले मिलेगी और उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट रख देते हैं, तो ये आपका सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में चला जाता है, ये एक प्रश्न बन जाता है। तो आपका जो सूत्र होगा वो होगा सबसे पहले डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जैसे आप लोग रखना ही है। उसके बाद में सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। ये ध्यान रखना है कि डू या डज, डज में एस ई एस या डू में एस ई एस लगाने से डज बन गया। तो हेल्पिंग वर्ब जहाँ पर हम लोगों ने अपने वाक्य में काम में ले ली, उसके बाद में वर्ब में कभी भी आपको एस या ई एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कोई दूसरी चीज़ आपको लगानी है तो वो उसके बाद जोड़ सकते हैं। और ख़ास ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्रश्नवाचक चिन्ह आप चाहे हिंदी का वाक्य हो चाहे अंग्रेज़ी का वाक्य हो, इसे लगाना न भूलें। अगर ये लगाना भूल जाते हैं तो भी आपके जैसे एग्ज़ाम की बात करें तो सेंटेंस को अधूरा मानकर नंबर काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देख लेनी ज़रूरी है कि डू कहाँ पर आता है। सबसे पहले डू आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा आई वी यू दे, उसके बाद में आपकी वर्ब आएगी। इसी प्रकार जब ही शी इट को काम में लेंगे, एक वचनकर्ता की बात होगी, तो डज काम में आएगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में गो।
अब धीरे धीरे आपके लिए ये सेंटेंस समझने और बनाने आसान हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक सेंटेंस जब आप पॉजिटिव फॉर्म को सीख लेते हैं तो उसी में कुछ थोड़ा बहुत फेर बदल करके आगे पीछे करके हम लोग बाकी सेंटेंसेस भी बनाना सीख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, जब आप बात करेंगे किसी लड़के के बारे में कि क्या वह विद्यालय जाता है या नहीं जाता है, इसके बारे में हाँ या ना में जब आपको जवाब चाहिए तो आप जो प्रश्न पूछते हैं वो ये बनता है, क्या वह विद्यालय या स्कूल जाता है। अब इस क्या का अर्थ वैसे तो हम लोग व्हाट से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इन वाक्यों में आप लोगों को व्हाट जो शब्द है उसको काम में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि वह क्या खाता है या क्या चाहता है, ऐसा इस तरह की चीज़। क्या का मतलब व्हाट। ये एक साधारण वाक्य है जिसका जवाब आप हाँ या ना में लेना चाह रहे हैं, और इनका उसके लिए आप लोग जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें सबसे पहले आपको WH वर्ड या व्हाट व्हेन वेयर इस तरह से बात नहीं करके आपको सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब से बात स्टार्ट करनी है। जैसे डज ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाता है। गो टू स्कूल का मतलब विद्यालय जाना। डज यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए काम में लिया, और ही आपका सब्जेक्ट है। तो क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जाती है। स्कूल जाती है, देखिए यहाँ पर जो दोनों शुरू के सेंटेंसेस हैं इनमें आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर करता ही मिल रहा है, जैसे ही और शी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, क्या वह स्कूल जाती है या विद्यालय जाती है, तो डू के स्थान पर डज, SEAS पहले काम में आ गया, इसलिए शी गो टू स्कूल। वैसे शी गोज़ टू स्कूल होता था, ही गोज़ टू स्कूल बनाया था हम लोगों ने। तो अब डू को बाहर ले लिया और इसमें SES को भी बाहर ले लिया, तो डज बन गया। अब डज आने की वजह से ही गो टू स्कूल रह गया पीछे। डज शी गो टू स्कूल, डज बाहर ले लिया, शी गो टू स्कूल पीछे रह गया। इसी प्रकार से क्या मैं स्कूल जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे उसमें हम लोगों ने वाक्य बनाया था आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। आपने अगर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रख दिया, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दिया, तो यहाँ पर आप लोगों का जो सेंटेंस है वो प्रश्न में बदल जाता है, डू आई गो टू स्कूल। इसका मतलब निकलेगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। अब हम लोगों ने ये सेंटेंस बनाया था वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, ये रहा हम स्कूल जाते हैं। तो क्या, जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले लेना है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आप लगाना न भूलें। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको नहीं लगाने की वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। तुम स्कूल जाते हो, इसका प्रश्न बनाया हम लोगों ने, क्या तुम स्कूल जाते हो। पीछे सिर्फ क्या ही जोड़ा है और कुछ भी नहीं जोड़ा। ये एक शब्द हटा दिया जाए तो ये प्रेजेंट जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसके अंदर चले जाएंगे सीधे के सीधे। तो हम लोग अगर ये क्या लगा देते हैं पूरे के पूरे वाक्यों में, इनके एक पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगा दिया जाता है, तो ये एक साधारण प्रश्न बन जाता है जिसका उत्तर हाँ या ना में, यस या नो में मिल सकता है आपको। तो यू गो टू स्कूल, ये हम लोगों ने हमने बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में। तो क्या लगाने की वजह से अब ये साधारण प्रश्न बन गया। हेल्पिंग वर्ब को आपको सबसे पहले स्टार्ट में रखना पड़ेगा, इसलिए डू यू गो टू स्कूल, क्या आप विद्यालय स्कूल जाते हैं। क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। अब दे गो टू स्कूल हम लोगों ने बनाया ही था, इस दे गो टू स्कूल के पहले हमने डू रख दिया, तो ये प्रश्न बन जाएगा, क्या वे स्कूल जाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर आप लोगों ने देखा था ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है, और इनका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो ये है। आप लोगों ने सिर्फ जो चेंज किया है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर इंटरोगेटिव बनाने के लिए, वो है क्या शब्द का उपयोग हिंदी के अंदर, और यहाँ पर डू या डज आप लोगों ने जब शुरुआत में जोड़ दिया है, तो इनको जोड़ने की वजह से आपके जो इंग्लिश का सेंटेंस था वो एक क्वेश्चन के अंदर या इंटरोगेटिव फॉर्म के अंदर चला गया। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये वाक्य है ये बनाना आप सीख जाएंगे। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट करना भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अभी एक ही टेंस के बारे में बात चल रही है, अलग अलग वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप छोटे वीडियो हैं हों और उनको आराम से आप सीख सकें, आराम से आप उस पर ध्यान दे सकें। ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है, कई बार समझ में नहीं आती ये चीज़, बार बार उसको रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप एक काम करें इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको बार बार पढ़ें, इसको बार बार देखें। इनके इसके अलावा कोई एक वाक्य आप खुद बनाएं हिंदी के अंदर, हिंदी में लिख कर उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके देखें और उसको अपने टीचर से चेक करें, अपने बड़ों से चेक करें और आसानी से कोशिश करें कि इसको आसान बनाएं, सीखें आप। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, फ्रेंड्स को, टीचर्स को और इसके अलावा आपके विद्यार्थियों को आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए प्रेरित करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके, इसका उपयोग कर पाएँ वो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।